आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारा वही चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 1। सिंस ये लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा थ्योरेटिकली, और प्रैक्टिकली भी हम कंसेप्ट्स देखेंगे कि प्रैक्टिकली इसको हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो अब मैं आपको इन प्रिसाइज समझा देती हूँ सो दैट आपका लिंक में हर बार इसलिए समझाती हूँ बेसिकली ताकि आपका चैप्टर का लिंक बना रहे और आपको समझ आता रहे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए वो जो कंसेप्ट्स थे वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं और इन सब का एक दूसरे के साथ क्या लिंक है। कि अगर एक बार भी किसी का भी लिंक खत्म हो गया, इन बिटवीन आपने छोड़ दिया उस कंसेप्ट को, तो उसके ऊपर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने टॉपिक किया था स्टेक होल्डर्स का। स्टेक होल्डर्स का बहुत बड़ा रेलेवेंस है क्योंकि वो हमारे यूजर्स माने जाते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। क्यों? क्योंकि उन्हें एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स देखकर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है, तो दो तरह के यूजर्स हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं बिजनेस से, और एक्सटर्नल होते हैं इनडायरेक्टली रिलेटेड बिजनेस से। ठीक है, तो ये मैंने आपको इन प्रिसाइज समझा रही हूँ, बेसिकली इन डिटेल में आपको इन वीडियोस में समझा चुकी हूँ। फिर हमने कंसेप्ट किया था कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर के आइटम्स का, कि कैपिटल रेवेन्यू नेचर के आइटम्स क्या हैं और इन दोनों को डिफरेंशिएट क्यों करना पड़ता है। इन दोनों को डिफरेंशिएट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होती है जो दो तरह की है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और दूसरी है हमारी बैलेंस शीट। सो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में हमारी सारी रेवेन्यू नेचर की आइटम्स आती हैं और बैलेंस शीट में हमारी आती हैं कैपिटल नेचर की। सिंस रेवेन्यू नेचर की आइटम्स दो तरह की होती हैं, उसमें आते हैं एक्सपेंडिचर और आते हैं रिसीट। इसमें भी आते हैं एक्सपेंडिचर और रिसीट, इसीलिए हमें डिफरेंशिएट करना ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑफ द डे कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर के आइटम के बेसिस पर ही प्रिपेयर की जाती हैं। अगर इनमें गलती कर दें तो हमारे दो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको बनाने में वो वायलेट हो जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे। पहला क्या कि ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो सही शो करे, और वो कौन शो करता है? हमारा P&L अकाउंट शो करता है। ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे वो किस चीज का? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज। ठीक है, तो वो कौन शो करती है? हमारी बैलेंस शीट शो करती है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि कैपिटल और रेवेन्यू नेचर में हमें डिफरेंशिएट क्यों करना पड़ता है। फिर हमने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रॉपर टॉपिक, जिसमें हमने देखा था जो प्रॉफिटेबल एंटिटीज हैं या प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज हैं उन्हें दो तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, जो है हमारी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जिस रेवेन्यू नेचर की आइटम्स हमारी ट्रायल बैलेंस से लेता है सारी, और दूसरी है हमारी बैलेंस शीट जो सारी लेती है कैपिटल नेचर की आइटम्स हमारे ट्रायल बैलेंस से। और फिर उसके बाद हमने देखा था जो ये जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है। वही ऑब्जेक्टिव जो हमने अभी दोबारा रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे, कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाता है, मतलब हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। और बैलेंस शीट हमें शो करती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब हमारी बिजनेस की गुडविल क्या है, रेपुटेशन क्या है हमारी बिजनेस की मार्केट में, मतलब शेयर्स की वैल्यू क्या है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को माना जाता है हमारी लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी, इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेसिकली हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ के ही डिसीजंस लेते हैं, इसीलिए हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहलाती हैं। अब देख रहे हो हर एक का एक दूसरे के साथ लिंक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, स्टेक होल्डर्स के साथ, कैपिटल। और आपको ये टॉपिक्स इन डिटेल कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तभी आपको ये टॉपिक वन बाय वन इंडिविजुअली भी समझ आएंगे। फिर हमने पढ़ा था कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कौन कौन सी आइटम शो करते हैं, क्रेडिट साइड पे और डेबिट साइड पे। और इसमें एक रूल पढ़ा था हमने कि ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट अलग अलग है, सिंस ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू अकाउंट्स है, एक जिसको कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरे को कहते हैं P&L अकाउंट। इसमें सारी हम डायरेक्ट आइटम शो करते हैं, कौन कौन सी? एक्सपेंसेस और रेवेन्यू।
ठीक है, मतलब जो डायरेक्टली रिलेटेड है बिजनेस की प्रोडक्शन से या मैन्युफैक्चरिंग से या सेलिंग से, वो कहाँ आएंगी, हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी। इसका एग्जांपल एक्सपेंसेस का परचेजेस एग्जांपल लिया था हमने, बहुत मेन आइटम है परचेजेस। परचेजेस किस चीज़ की, गुड्स की। कौन से गुड्स की, जो बिजनेस जिसमें डील करता है। और रेवेन्यू में है सेल्स। सेल्स किस चीज़ की, गुड्स की। कौन से गुड्स की, जिसमें बिजनेस डील करता है। प्लस इसमें आते हैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस दूसरे, जैसे कोई कार्टेज एक्सपेंस आ गया कि गुड्स को इधर से उधर लाने में जो खर्चा हुआ है, वेजेस का एक्सेट्रा, वो भी मैंने डिटेल में आपको समझाया था। ठीक है। और ट्रेड P&L अकाउंट में फिर सारे इनडायरेक्ट आइटम्स आती हैं। इनडायरेक्ट आइटम्स कौन सी, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। ठीक है, जितने भी इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं। वो एक्सपेंसेस में हमने किया था सैलरीज, कोई भी एम्प्लॉयज़ को पे की हैं, कोई कमीशन पे की है। और रेवेन्यू में हम कह सकते हैं कौन सी आइटम्स हैं हमारी, मान लो कमीशन रिसीव की है हमने, कोई रेंट रिसीव किया है, वो सारी क्या होंगी हमारी रेवेन्यू। या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी उसके शेयर्स में, तो या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की थी, उससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो आएगा हमारा P&L अकाउंट में। और याद रखना हमेशा रेवेन्यू नेचर की ही आइटम शो होंगी ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में, ये रूल है। और कैपिटल नेचर की होंगी हमारी बैलेंस शीट में। फिर हमने उसके बाद टॉपिक किया था अपना एक और टॉपिक किया था जो था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक। इन डिटेल समझा था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स के केसेस किए थे और क्लोजिंग स्टॉक भी समझा था कि वो हम ट्रायल बैलेंस में नहीं शो करते हैं, उसका रीज़न समझा था और कहाँ शो होता है वो देखा था। फिर उसके बाद हमने किया था अपना टॉपिक नेट प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट का। ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा ट्रायल बैलेंस से देता है, कैलकुलेट करते हैं हम, और नेट प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं किससे करते हैं, P&L अकाउंट से कैलकुलेट करते हैं। और हमेशा याद रखना एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही हमारी स्टेटमेंट्स बनती हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। पहले आता है ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं किसमें, P&L अकाउंट में। फिर P&L अकाउंट से हम कैलकुलेट करते हैं अपना नेट प्रॉफिट या लॉस, जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं काम पे, ट्रांसफर करते हैं हम अपने कैपिटल अकाउंट में, जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे शो होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही शो करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही प्रिपेयर करना है। एक और टॉपिक हमने किया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स क्या होते हैं, वो किस तरह से कैलकुलेट होते हैं। फिर हम टॉपिक कर रहे थे अपना कंटिन्यू, जो हम कर रहे हैं वो था हमारा बैलेंस शीट का। ठीक है, बैलेंस शीट का टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे थे। बैलेंस शीट का हमने देखा था, इंट्रोडक्शन देखी थी कि बैलेंस शीट होती क्या है और हम उसको किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। एसेट साइड जो होती है वो डेबिट साइड होती है और लायबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल वो हमारी क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, ये हमने किया था। फिर उसके बाद अगला हमने किया था, क्या किया था उसके बाद, बैलेंस शीट के हमने प्रिपेयर कैसे किया जाता है वो पढ़ा था, कि किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं अपनी बैलेंस शीट को अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हम प्रिपेयर करते हैं अपनी बैलेंस शीट को। आई होप सो आपको बैलेंस शीट का कंसेप्ट उस वीडियो में अच्छे समझ आ गया होगा। अब हम लास्ट कंसेप्ट ऑफ बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं, जो कहता है मार्शलिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब ये तो था सारा जो हमने पिछली वीडियो में प्रिसाइज किया है। अब इस टॉपिक को हम इन डिटेल समझेंगे कि इसमें मार्शलिंग का मीनिंग क्या है, ग्रुपिंग का मीनिंग क्या है ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो आइए वन बाय वन हम अब इस टॉपिक को समझते हैं इन डिटेल। सो इस टॉपिक का जो पहला पॉइंट है वो कहता है, एज वी ऑल नो बैलेंस शीट कंसिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट जो हमने टॉपिक सच ये भी किया था कि एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है और लायबिलिटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है, वो पिछली वीडियो में ही मैंने बताया है इन डिटेल कि एसेट्स में करंट एसेट्स, हमारे इन्वेस्टमेंट्स, हमारे इंटेंजिबल एसेट्स ये शो होते हैं। ठीक है, और लायबिलिटीज में हमारा शो होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज और जो बाकी लायबिलिटीज हैं, मतलब और कैपिटल ड्राइंग्स वो इसमें शो होती हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो बैलेंस शीट है वो कंसिस्ट करती है हमारी एसेट साइड और लायबिलिटी साइड की। ठीक है, और इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड कर देती हूँ, वो कैपिटल नेचर की आइटम्स इन्वॉल्व करती है, सारी कैपिटल नेचर की आइटम्स को इन्वॉल्व करती है, मतलब डील सारी कैपिटल नेचर की, कोई भी रेवेन्यू नेचर की आइटम इसमें शो नहीं होगी। इससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बेसिक ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस हमें शो हो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, सिंस बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस
and the users use it to take the effective decisions and useful decisions. So proper grouping होनी चाहिए under the balance sheet is necessary. ठीक है, ये कहता है कि हमारी बैलेंस शीट को ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना चाहिए, क्योंकि वो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है हमारे बिजनेस की, प्लस जो हमारे यूजर्स हैं वो डिसीजंस लेने के लिए डिफरेंट उसे यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, बैंक से हमने लोन लिया है तो बैंक जो है हमारे करंट एसेट्स, हमारी करंट लाइबिलिटीज़, हमारी फिक्स्ड जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं हम पे, वो देखता है कि किस टाइम पीरियड में पे करते हैं अपनी लाइबिलिटीज सारी, और इनके पास करंट एसेट्स कितने हैं, मतलब इनका प्रॉपर ऑपरेटिंग साइकिल बिजनेस का किस तरह चलता है. ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है कैश टू कैश साइकिल किस तरह चलता है, मतलब कैश को कैश में कितनी देर में ये बिजनेस जो है कन्वर्ट कर लेता है. उसके अकॉर्डिंगली वो इंस्टॉलमेंट्स डिसाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं कि इस बिजनेस ने अगर लोन लिया है तो उनको कितने इंटरेस्ट पे देना चाहिए और कितनी इंस्टॉलमेंट्स ये पे कर सकता है. ठीक है, ये था एग्जाम्पल हमारा कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है डिफरेंट यूजर्स किस तरह से इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं. तो उस रीजन की वजह से जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की, वो उनको सही शो होनी चाहिए. वो सही कब शो होगी? दो तरीके से सही शो होगी. अगर हम सारे कैपिटल नेचर की आइटम्स शो कर रहे हैं अपनी बैलेंस शीट में, पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए. दूसरा, उसकी ग्रुपिंग सही की है हमने. ग्रुपिंग मतलब कि सेम आइटम को एक ग्रुप में डाल देना, उसको हम कहते हैं ग्रुपिंग. जैसे करंट एसेट्स हैं, उसमें हम शो करते हैं अपने कैश, उसमें हम कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिर उसके बाद स्टॉक कितना है इन हैंड हमारा. ठीक है, मतलब ऐसी आइटम्स जो करंट नेचर की हैं, जो विद इन 1 ईयर हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, वो आएंगी हमारी करंट एसेट्स में. इसको कहते हैं ग्रुपिंग. तो अगर वो प्रॉपर होगी तो नेसेसरी डिसीजंस या इफेक्टिव डिसीजंस या यूजफुल डिसीजंस जो भी यूजर्स ने लेने हैं वो इजीली लिए जाएंगे. आई होप सो ये पॉइंट आपको इन डिटेल क्लियर हो गया होगा. अब हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ. ये तो था इंट्रोडक्शन कि किस तरह से हम अपनी बैलेंस शीट को प्रेजेंटेबल और यूजर्स को इफेक्टिवली डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकते हैं. तो पहला टॉपिक है हमारा मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट. सो पहला पॉइंट जो है मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट्स का, वो कहता है कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अंडर बैलेंस शीट आर क्लासिफाइड ईदर इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और इन परमानेंस. ठीक है, अब ये हमें ऊपर तो देखा कि ग्रुपिंग करनी है, लेकिन ग्रुपिंग किस वे में करनी है, कैसे हम बैलेंस शीट में अपनी जो आइटम्स हैं वो शो करेंगे. मान लो एसेट साइड पे हम पहले शो करते हैं अपने फिक्स्ड एसेट्स, फिर हम शो करते हैं अपने करंट एसेट्स, फिर हम शो करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स. वो ठीक है, तो ये हम किस वे में कर रहे हैं? लिक्विडिटी की वे, मान लो परमानेंस की वे में. परमानेंस की वे में कैसे? फिक्स्ड एसेट जो है वो 1 साल से ज़्यादा लेंगे कन्वर्ट करने में, 1 साल से ज़्यादा लेंगे हमें मतलब कि बेनिफिट देने में. जो करंट एसेट्स हैं वो विद इन 1 ईयर हमें कैश रिटर्न कर देंगे, मतलब हमें बेनिफिट दे देंगे हमारे बिजनेस को. और फिर इन्वेस्टमेंट्स वो देखेंगे शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उसे क्लासिफाई करेंगे. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ हुआ कि यहाँ तो लिक्विडिटी के बेसिस पे हम उसको करते हैं या परमानेंस के बेसिस पे करते हैं. ठीक है, जैसे अब मान लो लिक्विडिटी का यहाँ मतलब है, अब लिक्विडिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? लिक्विडिटी मतलब कि हम जल्दी से जल्दी अपना कैश उस एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकें, मतलब कि करंट एसेट्स एग्जाम्पल है इसका कि हम कैश में. और परमानेंस का एग्जाम्पल है यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट को टाइम लगता है कैश में कन्वर्ट करने में, तो हमने एक ऑर्डर डिसाइड करना है बेसिकली कि हमने अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब हमारी जो बैलेंस शीट है वो किस ऑर्डर में शो करनी है, परमानेंस के ऑर्डर में शो करनी है या लिक्विडिटी के ऑर्डर में शो करनी है. मतलब कि पहले हमने करंट एसेट शो करने हैं, फिर फिक्स्ड एसेट शो करने हैं, फिर इन्वेस्टमेंट, या फिर हमने पहले फिक्स्ड एसेट शो करने हैं, फिर करंट एसेट शो करने हैं और फिर इन्वेस्टमेंट्स. आई होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि दिस पर्टिकुलर ऑर्डर इज नोन एज मार्शलिंग. इस पर्टिकुलर ऑर्डर को मार्शलिंग कहते हैं, चाहे वो हम लिक्विडिटी के फॉर्म में कर रहे हैं, लिक्विडिटी के ऑर्डर में कर रहे हैं या परमानेंस के ऑर्डर में कर रहे हैं.
मतलब कि हम करंट एसेट्स पहले दिखा रहे हैं, फिर फिक्स्ड एसेट्स दिखा रहे हैं, फिर अपनी शॉर्ट टर्म फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इन्वेस्टमेंट्स दिखा रहे हैं, या परमानेंस के ऑर्डर में, मतलब कि कैश कन्वर्ट करने में टाइम लेगा, मतलब बेनिफिट प्रोवाइड करने में बिजनेस को टाइम लेगा। पहले मतलब फिक्स्ड एसेट शो कर दिए, फिर हमने अपने करंट एसेट शो कर दिए, फिर हमने अपनी इन्वेस्टमेंट शो कर दी, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, मार्शलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ परमानेंस द मोस्ट परमानेंट एसेट और लायबिलिटी is put on the top of the balance sheet and other are arranged in the reducing level. For example, ये हमने बैलेंस शीट बनाई, हमने सोचा कि हमने परमानेंस के ऑर्डर में उसे शो करना है, तो पहले क्या करेंगे, हम अपनी एसेट साइड पे शो करेंगे फिक्स्ड एसेट्स, फिर करंट एसेट्स, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स और बाकी सारे, ठीक है। अब फिक्स्ड एसेट्स पहले क्यों शो किए, क्योंकि परमानेंट होते हैं, ये 1 ईयर से ज़्यादा लेते हैं बेनिफिट प्रोवाइड करने में बिजनेस को। हमने ऊपर एग्जांपल भी पिछली वीडियो में लिया था मशीनरी का, ठीक है। मशीनरी खरीदी, वो फिक्स्ड एसेट है, लेकिन वो 1 ईयर से ज़्यादा लेगी बिजनेस को बेनिफिट प्रोवाइड करने में। एसेट का मतलब ही होता है कि एक ऐसी वैल्यू जो बिजनेस को प्रोवाइड करे बेनिफिट फ्यूचर में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परमानेंस का। और इसी तरह से हम लायबिलिटी साइड पे भी शो कर देते हैं, ठीक है। लायबिलिटी साइड पे परमानेंस के पहले कैपिटल शो कर दी, कैपिटल तो पहले ही आती है, उसके बाद हमने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी शो कर दी, उसके बाद शॉर्ट टर्म लायबिलिटी शो कर दी, या फिर अपने करंट लायबिलिटी शो कर दी। ये हो गया परमानेंस के ऑर्डर में। तो वो रिड्यूस करता रहता है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता रहता है, ठीक है। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम परमानेंस के ऑर्डर में शो कर देते हैं। और अगर देखा जाए तो लिक्विडिटी का केस रिवर्स हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। फिर हमारी बैलेंस शीट इस तरह से बनती है, एसेट साइड पे हम शो करते हैं पहले करंट एसेट्स, फिर फिक्स्ड एसेट्स, फिर इन्वेस्टमेंट्स। इससे क्या होगा, जो करंट एसेट्स हैं हमारे वो ज़्यादा लिक्विड हैं, मतलब वो कैश में जल्दी कन्वर्ट हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारे डेटर्स, हमारे बिल रिसीवेबल, वो जल्दी हो जाते हैं कन्वर्ट कैश में। तो वो होगी हमारी लिक्विडिटी हो गई, तो हमने लिक्विडिटी की ऑर्डर में इसको प्लेस कर दिया। और इसी तरह लायबिलिटीज आ जाती हैं, लायबिलिटीज में जहाँ पे आता है पहले हमारे कैपिटल आती है, वो तो शो होगी ही, फिर उसके बाद हमारे करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी जो विद इन 1 ईयर हमें पे करनी होती है। हमारी भी ऑब्लिगेशन है कि हम 1 ईयर के अंदर अंदर उसे पे कर देते हैं। तो इसीलिए वो रिवर्स हो जाता है, किससे, हमारे परमानेंस ऑर्डर से, लिक्विडिटी ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। आई होप सो विद एग्जाम्पल आपको ये क्लियर होता होगा कि किस तरह से हमारा परमानेंस लेवल और किस तरह से हमें लिक्विडिटी लेवल पे हम प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी बैलेंस शीट की एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स। ऊपर था मार्शलिंग ऑफ एसेट्स, मतलब कि हमने किस ऑर्डर में अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, वो होता है मार्शलिंग का मतलब ऑर्डर मेंटेन्ड, मतलब ऑर्डर किस में मेंटेन करनी है, लिक्विडिटी में करनी है या परमानेंस में करनी है। अब ग्रुपिंग ये एक इंटरनल कंसेप्ट है बैलेंस शीट का, मतलब इंटरनल आइटम्स के ऊपर बेस्ड है। जैसे एक करंट एसेट्स है, ये एक हेड है, उसके अंदर काफ़ी आइटम्स आती हैं, स्टॉक आता है हमारा इन हैंड, हमारा कैश इन हैंड आता है, फिर हमारे डेटर्स आते हैं, फिर हमारे बिल रिसीवेबल्स आते हैं, फिर हमारा कैश इन बैंक आता है। तो ये हो गई ग्रुपिंग किसकी, करंट एसेट्स की। उसके अंदर जितनी भी आइटम्स आएंगी तो वो ग्रुपिंग है, और ये प्रॉपरली होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि फिक्स्ड एसेट की आइटम हम करंट एसेट्स में डाल रहे हैं। तो ग्रुपिंग जब प्रॉपरली होगी तभी जो हमारे यूजर्स हैं वो इफेक्टिव डिसीजंस ले सकेंगे और इफेक्टिवली हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज कर सकेंगे अपने डिसीजंस के लिए, ठीक है। सो इट मीन्स पुटिंग आइटम ऑफ कॉमन नेचर अंडर वन हेड। द कॉमन नेचर की आइटम्स हम सारी एक हेड के अंदर डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल करंट लायबिलिटीज लेते हैं, कोई जो बिल पेएबल है हमारी करंट लायबिलिटी है, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है वो हमारी करंट लायबिलिटी है। फिर उसके बाद हमारे जो क्रेडिटर्स हैं जिनको हमने पे करना है, सप्लायर्स जो हैं जिनसे हमने रॉ मटेरियल खरीदे हैं उन्हें पे कर देते हैं हम विद इन 1 ईयर, तो वो क्या होगी हमारी करंट लायबिलिटी। ग्रुपिंग बहुत ज़रूरी है। मार्शलिंग और ग्रुपिंग इकट्ठे इसलिए करते हैं, फिर जब ग्रुपिंग हो जाती है, जैसे ये हमारे करंट लायबिलिटीज़ हैं, ये हमारे करंट एसेट्स हैं, ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं, जब ये ग्रुपिंग प्रॉपर हम कर लेते हैं फिर उसके बाद हम ऑर्डर डिसाइड करते हैं अपना। उसके बाद हमारा क्या डिसाइड होता है, ऑर्डर
कि किस ऑर्डर में हमने मेंटेन करना है, लिक्विडिटी के ऑर्डर में मेंटेन करना है या परमानेंस के ऑर्डर में। लिक्विडिटी मतलब कि जो हमारी कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं या हम पेमेंट इन कैश जल्दी कर देते हैं, और परमानेंस का मतलब है जो टाइम लेते हैं, 1 ईयर से ज़्यादा लेते हैं उसको कैश में कन्वर्ट करने में, या कैश हमारा बिजनेस 1 ईयर से ज़्यादा लेता है पे करने में, उसको हम कहते हैं परमानेंस। ठीक है, मतलब पहले हमें ग्रुपिंग डिसाइड करनी है। अगर ग्रुपिंग प्रॉपरली होगी तो ही हमारा जो ऑर्डर है मेंटेन कर पाएंगे, मतलब मार्शलिंग हम तभी कर पाएंगे जब हम प्रॉपर ग्रुप बनाएंगे अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ के। और उसी तरह से हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएंगी, और जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की, हमारी बैलेंस शीट जो शो करती है वो ट्रू एंड फेयर होगा, जिससे हमारे जो क्या नाम है यूजर्स हैं, स्टेक होल्डर, जो सबसे पहला टॉपिक हमने किया था, अब लिंक बन रहा है ना एट द एंड कि क्या क्या टॉपिक्स का किस किस तरह से लिंक है। जब हमने स्टेक होल्डर्स का टॉपिक किया था समझा था कि यूजर्स को किस किस तरह के रिक्वायरमेंट्स हैं और क्यों हैं। सो अब लिंक बन रहा है हमारा टॉपिक का कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से किस तरह से रिलेटेबल है। तो एट द एंड मैं यही कहूँगी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखानी चाहिए, चाहे वो हमने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया है या हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर की है, इन दोनों का ट्रू एंड फेयर व्यू होगा एट द एंड ऑफ द डे, तभी हमारे यूजर्स इफेक्टिव डिसीजन ले पाएंगे, चाहे वो इंटरनल है मतलब हमारी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई डिसीजन है, हमारी मैनेजरियल पॉलिसीज जो बनाई गई वो हैं, एक्सटर्नल है कोई एक्सटर्नल डिसीजन लेने हैं जैसे बैंक लोन लेना है या गवर्नमेंट को पे करने हैं पैसे, तभी वो इफेक्टिव और सही लिए जाएंगे। आई होप सो ये जो वीडियोस हैं आपको लिंक बनाकर मैंने जो समझाया है हर टॉपिक एक दूसरे के साथ, कैपिटल नेचर की आइटम्स और रेवेन्यू नेचर की आइटम्स भी क्यों जरूरी, मतलब हर टॉपिक का जो लिंक बनाया है आपको इन डिटेल समझ आ गया होगा, और इनका रेलेवेंस भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके समझ आया होगा कि इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में क्या रेलेवेंस है। आई होप सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी बैलेंस शीट का कंसेप्ट, मार्शलिंग एंड ग्रुपिंग को अच्छे से समझने में और इनका दूसरे टॉपिक के साथ भी लिंक बनाने में। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।